गोपालपट्टनम नाम के गांव में एक भूतनी एक घर में रहती थी। दिन रात जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए पूजा करती रहती थी। इन सब से डरकर गांव वाले मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सरपंच महोदय, गांव में रहे या घर खेत सब छोड़कर यहाँ से चले जाएं। समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी मत घबराओ, उस भूत को भगाने की नई योजना बना रहा हूँ मैं। वो भूत तो ना दिन का ख्याल है न रात का। जब देखो तब चिल्लाएगी, जब चाहो तब रोएगी। चैन से सोए हुए पता नहीं कितने दिन हुए। सरपंच जी, कुछ तो उपाय कीजिए, चाहे तो हम सब लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके आपको दे देंगे। आपने ये बात बड़ी अच्छी कही। आप सब चंदा इकट्ठा करो, मैं भूत को भगाने के काम में लग जाता हूँ फौरन। ऐसा कहते ही गांव वाले अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सरपंच दामोदर गांव के उत्तर में स्थित जंगल में जाता है। वहाँ एक तांत्रिक पेड़ के नीचे कुछ मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देता है। महोदय, अब आप ही हमारी रक्षा करें। भूत से आप ही हमें बचा सकते हैं। मुझे उसके घर पर ले चलो। ये सुनकर सरपंच तांत्रिक को लेकर जिस घर में भूतनी रहती है वहाँ आता है। महोदय, वो भूतनी इसी घर में रहती है, अब आप देख लीजिएगा। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। तांत्रिक उस घर में घुसता है। पूजा करती हुई भूतनी को देखते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। तब वो भूतनी सफेद राख में बदलकर पिछवाड़े के हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। तांत्रिक उस पंप को एक ताबीज बांध देता है। ये देखकर सभी गांव वाले तालियां बजाते हैं। इकट्ठा किया हुआ चंदा तांत्रिक को दे देते हैं। इस तरह दिन निकल रहे हैं। एक दिन सीतैया और रत्तालू नाम के गरीब दंपत्ति अपनी बेटी मीना को साथ लेकर उस गांव में शरण लेने के लिए आते हैं। गांव के एक पेड़ के नीचे लोहे के संदूक और कपड़ों की गठरी पकड़कर खड़े हैं। रत्तालू, हमें इस गांव में रहना है तो गांव के मुखिया से अनुमति लेनी होगी। तब तक तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। हाँ, ऐसा कहकर दामोदर के पास जाकर रहने की अनुमति देने के लिए उससे काफी मिन्नतें करता है। ठीक है, गांव के एक कोने में झोपड़ी बनाकर पड़े रहो। झोपड़ी नहीं साहब, आपके पास आ रहा था तब एक घर बिना ताला लगा पड़ा दिखा, उसमें रह जाएंगे हम। आप अनुमति दे दो। तुम्हारा दुर्भाग्य, रह जाओ। सरपंच के मान जाने पर सीतैया, रत्तालू, मीना तीनों मिलकर घर साफ करके उसमें रहने लगते हैं। दूसरे दिन मजदूरी करने गांव वालों से पूछते हैं, पर उनसे कोई बात ही नहीं करता। उनकी समझ में नहीं आता। रत्तालू पानी लाने कुएं पर जाती है, लेकिन वहाँ सब उसे आने को मना कर देते हैं। कारण पूछने पर भी नहीं बताते। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। करने को काम नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, खाना बनाने को घर में सामान भी नहीं है और पीने को पानी तक नहीं है। इस तरह दुखी होते उनको घर के पिछवाड़े में हैंडपंप दिखाई देता है। तुरंत वो तीनों पंप को अच्छे से साफ करके ताबीज निकालकर फेंक देते हैं। उनके ऐसा करते ही भूतनी हैंडपंप से बाहर निकल आती है। उस भूतनी को अपने सामने देखकर तीनों थर-थर कांपने लग जाते हैं। तुम तीनों ने मुझे मुक्ति दिलाई है, मैं तुमको जादुई हैंडपंप दूंगी। इस पंप से तुम जो चाहोगे वही मिलेगा, जिससे तुम खुशी खुशी रह सकोगे। ऐसा कहकर भूतनी हवा में गायब हो गई। भूतनी की बताई बात सच है कि नहीं, देखने के लिए सीतैया हैंडपंप को हाथ से पकड़ता है। फिर क्या था, वो तुरंत चमकने लगता है। मुझे धन चाहिए। हैंडपंप से रुपए निकलने लगते हैं। तीनों सोचते हैं भूतनी ने सच ही कहा। तब से उन्हें जो चाहिए हैंडपंप से मांगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कोंडापुर गांव में गोपाल नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। लड़का न होने के कारण बेटी का विवाह अपनी संपत्ति की देखरेख करने के लिए भूषण नाम के व्यक्ति से करवाकर उसे घर जमाई बना लिया था। कुछ दिन के बाद उनको लड़की मीना पैदा हुई। भूषण का स्वभाव अच्छा न होने के कारण गोपाल राव अपनी सारी जायदाद
श्यामला और मीना के नाम लिखकर मर जाता है। तब से भूषण रोज जायदाद उसके नाम करने को कहकर पत्नी और बेटी को मारता है। एक दिन लाठी लेकर उनके पास आता है। जायदाद मेरे नाम कर दो, वरना आज मेरे हाथों माँ बेटी मारी जाओगी, सोच लो। श्यामला मीना भूषण के हाथ में लाठी देखकर डर जाती हैं। मत मारो, मत मारो, लाठी से मारोगे तो हम दोनों मर जाएंगे, मत मारो। फिर जायदाद मेरे नाम कर दो। मर जाऊं फिर भी ऐसा नहीं करूंगी। तेरे साथ तेरी बेटी को भी मार डालूंगा, ऐसा बताए देता हूँ। ऐसा कहकर मीना को लाठी से मारने लगता है। मीना रोते हुए कहती है, जायदाद के लिए अपनी बेटी को मार दोगी क्या पापा? हाँ रे, मार दूंगा, अभी मार दूंगा। वो और भी गुस्से से दोनों को ही मारने लगता है। दोनों मार खाकर बेहोश हो जाती हैं। वो कोरे कागज पर उन दोनों के अंगूठे के निशान लगवाकर उन दोनों को घर के पिछवाड़े में गड्ढा खोदकर गाड़ देता है। माँ बेटी ने जायदाद उसके नाम लिख दी है। इस तरह नकली कागजात बनवाकर खुद जमींदार बन जाता है। एक दिन अपनी पसंद का खाना बनाकर खुशी से खाने बैठता है। तब श्यामला और मीना भूत बनकर वहां आ जाती हैं। उनको देखकर भूषण डर जाता है। अरे ये तेरे खाने की चीज नहीं है, ये तो आदमियों के खाने की चीज है। तू तो पैसे वाला है। धनवान को क्या खाना चाहिए ये मैं बताती हूँ पापा। ऐसा कहते ही टेबल पर रखी सब चीजें गायब हो जाती हैं और वहाँ एक प्लेट में भरकर सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं। उन सबको भूषण बड़े असमंजस होकर देखता है। तुम्हारे जैसे पैसों के पीछे पागल आदमी को यही सब खाना चाहिए। पापा खाओ, पापा खाओ, अब तुम्हें यही खाना पड़ेगा। नहीं खा पाओगे पापा तो हम दोनों माँ बेटी बहुत प्यार से खिलाएंगे तुम्हें। मैं नहीं खाऊंगा, कोई रुपए पैसे खाता है क्या? ये सुनकर बेटी भूत गायब हो जाती है और लाठी के साथ प्रकट होती है। रुपए खाओगे या डंडे खाओगे? हाँ कहोगे या नाना कहोगे? भूषण उसके ऐसे कहने से डर जाता है। बेटी भूत पिटाई करती रहती है। भूषण बेहोश होकर गिर जाता है। होश में आने पर इनका कुछ करना पड़ेगा, ऐसा सोचकर एक बड़े महात्मा के पास जाकर वो सारी बात उसे बताता है। महात्मा पूजा पाठ करके दोनों को प्लास्टिक की बोतल में बंद करके बोतलों को बहती नदी में फेंक देता है। बोतल में बंद भूत नदी में बहते हुए एक गांव मणिपुर गांव में पहुंच जाते हैं। वहां नदी के पास एक पत्थर पर वीरैया नाम का आदमी उदासी से बैठा है। वीरैया के पास भूत वाली बोतलें आती हैं। वो बोतलें पकड़कर देखता है, उसे अंदर कोई चमकती सी चीज दिखाई देती है। वो बोतल का ढक्कन खोलता है। दोनों भूत खुशी से बाहर आती हैं। बंधन से निकालने के लिए खूब खुशी हुई है बाबू। तुम्हारी खुशी से मुझे क्या, वैसे ही माली रूप से परेशान हूँ। अगर मेरी कुछ सहायता करना चाहती हो तो धन सोना ऐसा कुछ दे दो। वीरैया ने कहा। बिना कुछ कहे दोनों भूत गायब होकर थोड़ी ही देर में सोना और रुपए के साथ प्रकट होती है। उसको वीरैया को देखकर तुरंत गायब हो जाती है। भूषण के पास प्रकट होती है। भूषण फिर से बीवी और बच्ची को देखकर डर जाता है। भूत बनी माँ और बेटी भूषण की खूब पिटाई करके उसे जिस जगह गाड़ा था जीते जी वहीं बगल में गड्ढे में गाड़ देती हैं। इस तरह दोनों भूतों की आत्मा को शांति मिलती है और फिर वो हवा में गायब हो जाती है।